हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सीईटी की टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। इंग्लिश के सेक्शन की अब बारी है। इंग्लिश के इस सेक्शन के अंदर जो 3 टॉपिक्स आपको दिए गए थे वो थे आर्टिकल्स, लेटर राइटिंग और ग्लॉसरी। मैं शॉर्ट में ये नाम ले रहा हूँ, आप भी जानते हैं ग्लॉसरी किस चीज़ की है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो सॉल्यूशंस। देखिए क्या क्या क्वेश्चंस थे हमारे आपके पेपर 1 में, यानी कि सीईटी टेस्ट सीरीज का जो पेपर 1 था उसका पहला क्वेश्चन था, इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं अगर आप उनको देखेंगे तो इन ऑप्शंस में आपको दिख रहा है ए एंड द और नथिंग। नथिंग का मतलब है यहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। ये जो डिस्टेंस शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे ये आपका काउंटेबल होता है और इसीलिए आप काउंटेबल और जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं उनके साथ में जीरो आर्टिकल जो है वो नहीं लिख सकते, लेकिन आप ए एन और द में से किसी एक को लिख सकते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये जनरल वे में यूज़ किया गया है, इसे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही। हम इट जैसे प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन देने के लिए भी यूज़ होता है। इसका मतलब है कि ये कोई स्पेसिफिक केस नहीं है। अगर स्पेसिफिक केस नहीं है तो उसके लिए द नहीं आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक केस का मतलब होता है जब कुछ ऐसी डिटेल दे रखी हो जिससे डिस्टेंस वो आप और मैं यानी कि स्पीकर और लिसनर यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाला है वो और वो जो अटेम्प्ट कर रहा है दोनों को उस तीसरी चीज के बारे में यानी डिस्टेंस के बारे में पता हो। ऐसा है नहीं, इस कारण से यहाँ पे जो है ए और एन का यूज होगा। जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं तो पढ़ने में ये पढ़ा जाता है क्या, आर। पढ़ने में पढ़ा जाता है आर। आर में आ साउंड है और आ साउंड जिसमें होती है उसमें एन का यूज किया जाता है बिकॉज इट इज अ वोवल साउंड। और वोवल साउंड के लिए अपन आप सभी जानते हैं इसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे वोवल साउंड नहीं होती, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होती है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसका, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम यूज करते हैं ए का। अगर आप हिंदी से पढ़ना चाहें तो इस चीज को हिंदी से भी और बेहतर समझ सकते हैं। अगर आप किसी तरह के स्वर को सुनते हैं, स्वर, तो आपको वहां एन लगाना है। किसी तरह के व्यंजन को सुनते हैं तो आपको वहां पे ए लगाना है। हम जब इसे पढ़ते हैं तो साउंड आती है सबसे पहले आ साउंड जो है वो स्वर में होती है, स्वर के साथ में एन आता है। इतना सा था। क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं हम इसे, इसलिए इन क्वेश्चंस के अंदर गलती की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन उसमें लिखा है, 2 लेडीज वर सीन इन डैश ओल्ड कार। देखिए ओल्ड कार जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ओल्ड कार में कार वर्ड है, कार होता है सिंगुलर। कार कैसा शब्द है गाइस, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में आप सभी लोग जानते हैं नन यानी कि जीरो आर्टिकल नहीं आ सकता है। आपको कोई ना कोई आर्टिकल लगाना होता है या कोई डिटरमिनर लगाना होता है। आपने देखा यहाँ 3 ऑप्शन हैं। हम देख रहे हैं कि ओल्ड कार अगर अगर ऐसी कोई डिटेल दे रखी है जिससे ओल्ड कार के बारे में पता चले कि ये वो वाली ओल्ड कार है तब तो अपन लगाएंगे द। अगर ऐसी कोई डिटेल नहीं दी हुई है तो अपन लगाते हैं ए और एन। कोई डिटेल नहीं दी हुई है, विदाउट डिटेल ये कार आई है, इसलिए इसे कहेंगे जनरल केस। और जनरल केस के लिए आता है या तो ये या फिर ये, यानी ये हो गया डिलीट। यानी कि इन दोनों एक ऑप्शन, इन दोनों में से एक कोई एक ऑप्शन अपन को चुनना है। जब आप बोलते हैं ओल्ड तो आपके सामने साउंड आती है ये ओ साउंड जो है वो अपना एक स्वर है, स्वर के लिए आता है एन। ये क्वेश्चन का आंसर। सारी चीजें अगर आपने पढ़ी हुई हैं तो बड़ी तेजी से समझेंगे, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीडियो को अगर देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। इस बार जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है ही इज डैश मैन ऑफ विजडम। किसी को भाई बुद्धिमान का व्यक्ति कहा जा रहा है, मतलब अगर शाब्दिक अर्थ पे मैं जाऊं तो ही इज डैश मैन ऑफ विजडम। इसका अर्थ यह है कि उस पर्सन के पास में बड़ी बुद्धि है, ये अपन बोलना चाहते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता का एक एग्जाम्पल जो है वो एक ही पर्सन होता है कोई दुनिया में, और उसे हम किसी पर्सन को कह रहे हैं कि ये वो है। इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन नहीं, एक से ज्यादा लोग मैन ऑफ विजडम हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे द नहीं आ सकता। द आप यहाँ पे तब यूज करोगे जब ऑफ विजडम को आप कहेंगे कि भैया बुद्धिमान जो है वो सिर्फ एक ही इंसान होता है, और हम यहाँ पे जो है किसके लिए उसके लिए क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा हम इस तरह की एक फ्रेज यूज करते हैं इंग्लिश में, एक यूज की हमने फ्रेज मैन इन पावर। ठीक है, अब यहाँ जो आर्टिकल है वो 100% गाइस द आएगा, क्योंकि ये जो इन पावर आपने डिटेल लिखी है, ये इन पावर डिटेल बता ही रही है कि वो ही आदमी जो पावर में है उसकी बात की जा रही है। अगर वो बहुत सारे हैं उनमें से किसी एक की बात कर रहे हो तो गाइस वहां पे विदाउट एनी डाउट ए आ सकता है। ये सब कुछ आपकी सिचुएशन पे या आप जो जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा।
अगर मैन इन पावर की बात की जाए तो जनरली मैन इन पावर एक ही होता है, इसलिए उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम द आर्टिकल लगाएंगे। अगर हम बात करें मैन ऑफ विजडम की, तो लोग बहुत से होते हैं जो मैन ऑफ विजडम होते हैं, यानी कि जिनमें बुद्धि होती है, और उन्हें अगर हम बुद्धिमान कहना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे, ही इज अ मैन ऑफ विजडम। यहाँ एन क्यों नहीं है वो मुझे शायद बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ में ये नहीं आता, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में मैन को जब आप पढ़ते हो तो म साउंड है, म साउंड के साथ में एन नहीं आता, ए आता है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शी गेव मी डैश 1 रुपी नोट, ये हमारा अगला सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ना है, नोट हमारा नाउन है। अगर आप जल्दी से इस बात को ग्रैब करते हैं ना तो आप बहुत तेजी से इन क्वेश्चंस को करेंगे। नोट हमारा नाउन है, नाउन किस तरह का है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसे काट दो। और ये जो 1 रुपए का जो नोट है, ये एक तो होता ही नहीं है भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक यूनिक एक नोट है और वो उसने मुझे दिया। अगर ऐसा कुछ है तो द लगा देंगे, जो कि ऑफकोर्स एक वीकर केस है, और वीकर केस होने के कारण इसे हटा दिया जाएगा। हम आंसर मानेंगे ए और एन में से किसी एक को। अब आती है बारी कि इनको पढ़ोगे कैसे। जब आप इसे पढ़ते हो तो फर्स्ट साउंड जो आती है वो आती है वन। वन में पहली साउंड क्या आती है, व होता है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, यानी उसके साथ आएगा क्या। हो सकता है आपने ये इस तरह का कोई दिमाग में आपके फितूर हो, या फिर आपने कोई कहीं किसी गुरुजी से बात पढ़ी हो कि भाई अगर फर्स्ट लेटर अगर जो है वो क्या होता है, वॉवल होता है, तो एन लगाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, साउंड पे मैटर करता है सब कुछ, कि आप जो पढ़ रहे हो, जो वर्ड लिखा है उसे जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट साउंड क्या आती है। फर्स्ट साउंड जो है वो व है, अगर व है तो कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट हो तो आप कौन सा यूज करोगे, ए आर्टिकल का यूज करोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये एक पॉपुलर ईडियम भी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये एक कहावत भी है कि आपके हाथ में एक बर्ड हो, उस वो बुश में 2 के बराबर होता है या उससे बेहतर होता है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ईडियम है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इसमें, सीधे सीधे आपका आंसर जो है सी होगा, क्योंकि द बर्ड इन द हैंड नहीं होता, अ बर्ड इन द हैंड होता है। एक पक्षी यानी एक बर्ड जो है वो हाथ में जो है वो बेहतर है 2 के मुकाबले, है ना। तो इसे सीधे सीधे याद करें, ये एक इडियम होती है, उसके अंदर अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2, ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं ये, एन हारमोनियम इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको यहाँ पे एन या ए की जगह पे, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, एन या ए की जगह पे इन्हें इन्हें या इन्हें भरना, सॉरी इन्हें सही इंप्रूवमेंट के 2 आगे क्या ना, ओके, नन के साथ में एक ऑप्शन मैं और दे देता हूँ आपको, सही मैंने दे दिया ए ऑप्शन। चलिए, तो अगर इसमें से अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको इन चारों में से एक ऑप्शन को चुनना है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे। नो इम्प्रूवमेंट का मतलब है जो लिखा है वो सही है, और अगर आपको लगता है कि जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है तो फिर आप इनमें से किसी एक को चुनेंगे। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अपना आता है वो ये है कि यहाँ वर्ड लिखा हुआ हारमोनियम। हारमोनियम तो आपको याद ही होगा, अब्बा वाला सुना ही होगा आपने। हारमोनियम डियर स्टूडेंट्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द लगाया जाता है, वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द लगाया जाता है, यानी इस जगह पे द होना चाहिए। ये द वाला ऑप्शन है, बाकी है ही नहीं, खत्म, सोचना ही नहीं है। वाद्य यंत्र के नाम से पहले क्या लगाना होता है, द लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन क्रिमिनल्स, यही रुक जाना चाहिए। ये देखो ना क्या लिखा है, क्रिमिनल्स प्लूरल, प्लूरल के लिए एन थोड़ी आता है, ये डिलीट तो हो ही गया, नो इम्प्रूवमेंट वाले को आप पहले ही काट दो, ये तो जमा ही गलत है। अब आती है बात की क्रिमिनल्स यानी कि प्लूरल से पहले क्या, यहाँ पे जो है क्रिमिनल से पहले ए नहीं लिख पाएंगे, क्रिमिनल से पहले द लिख सकते हैं, क्रिमिनल से पहले नन लिख सकते हैं। अगर आपने आर्टिकल्स चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के एक प्लेलिस्ट के अंदर जिसमें मेरे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। आर्टिकल्स चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही एहतियात के साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप अच्छे से देखें, उसको पढ़ें, और अगर उनको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को आप ना कर पाएँ तो आप बता सकते हैं। अच्छा, तो क्रिमिनल्स एक प्लूरल वर्ड है भाई, और प्लूरल से पहले आप ए और एन तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप द का यूज कर सकते हैं, जीरो आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब ये जीरो आर्टिकल क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखना होगा, तभी आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। जब आप ये बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे नन का अर्थ जीरो है, जो कि नहीं, जो कि आ सकता है, प्लूरल से पहले आ सकता है, देखो तो हमने दोनों ऑप्शंस को एक बार के लिए सही माना है। आगे जब आप बढ़ोगे तो लिखा हुआ है हैव बीन, क्रिमिनल्स को जो है
कहाँ लेके जाया जा रहा है, हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है, टू अ जेल, उन्हें एक जेल में भेज दिया गया, ये हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए क्रिमिनल्स का जेल जाना जो है वो जेल वर्ड के लिए, जेल वर्ड के लिए क्रिमिनल का जाना जो है वो एक प्राइमरी पर्पस है। आप कहेंगे क्या हो गया ये प्राइमरी पर्पस क्या होता है? 1 सेकेंड में कहूँगा, आप ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप यूट्यूब पे जो चैनल है हमारा अचीवर्स एकेडमी का, उसके ऊपर आर्टिकल्स के जो चैप्टर का वीडियो है आप उसको देखें। यूज ऑफ आर्टिकल द के अंदर शायद 21st या 22nd पॉइंट है, इसके अंदर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ यूज ऑफ द आर्टिकल में। प्रोबेबली पार्ट 4 में आई गेस आप उसको आपको देखने को ही मिलेगा, बट मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें हमने इस बात को समझाया कि कुछ जगहों के अपने एक पर्पस होते हैं, और जेल का पर्पस जो है वो आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, सजा काटना होता है। क्रिमिनल अगर जा रहे हैं तो उनका जो प्राइमरी पर्पस है जेल का वही तो सर्व करने जाएंगे। जेल के और कोई पर्पस हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है, कोई मान लीजिए मिलने के लिए जा रहा है किसी से, जेल में किसी से मिलने के लिए जा रहा है, तो वो पर्पस जो है वो करेक्ट नहीं है, वो प्राइमरी नहीं है, सॉरी वो सेकेंडरी है। तो लेकिन जब हम प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं तो जेल वर्ड से पहले जो है कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल यूज किया जाता है। ये चीज जब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ए लिखा है, इस ए की जगह पे जब हम मानते हैं कि जीरो होना चाहिए और वो जीरो हमें इस ऑप्शन में दिखता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो डेफिनेट हो जाता है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप वीडियो को पीछे करके फिर से इसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। इन केस आपको नहीं समझ में आता है आप जरूर कमेंट करें और बताएं, आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। लिखा है चूज द करेक्ट, देखिए आप आराम से देखिए, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि इनमें से आपको ट्रांसलेशन को चुनना है, और जो वर्ड हमें दिया हुआ है वो वर्ड है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए ये वर्ड आपको जो है वो दिया हुआ है, आपको पूछा गया नीचे हिंदी के कुछ, आपको ट्रांसलेशन जो है वो बताने में। ठीक है, ध्यान से देखें एक बार इन चार वर्ड्स को। ठीक है, आपका आंसर आप अपने आप सोच के रखें क्या होगा। चलिए, जब आपने सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं, जैसे विकेंद्रीकरण है, इसका अर्थ होता है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, इसे इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। उद्योग को बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, प्रमाणीकरण को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, और औद्योगिकरण को बोलते हैं क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ में आएगा। आप इन सभी को अच्छे से नोट करें और लिख के देखें, तभी आपको ये और बेहतर याद होंगे, सो दैट आप अपने एग्जाम के अंदर कोई गलती ना करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, समझाइए। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, और आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं और जो वर्ड है आपका मेन, उसे देखते हैं। मेन वर्ड है आपका क्या, एंडोर्समेंट लेटर, एंडोर्समेंट। ठीक, इनमें अपन फटाफट से जो आपके ये ऑप्शन इनकी बात करते हैं। आवरण पत्र जो होता है वो होता है कवरिंग लेटर, सॉरी कवरिंग लेटर। ठीक है, सिफारिश पत्र जो होता है वो होता है रिकमेंडेशन लेटर। ठीक, समर्थन पत्र जो होता है वो, अभी देखिए यही इसका आंसर। संपत्ति पत्र जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी लेटर। आई होप आपको ये सभी मीनिंग समझ में आए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा, भाई देखो इसमें और दूसरा कुछ भी ऐसा लॉजिक नहीं है, ये आपको सीधे सीधे याद करना है, आपको पता होना चाहिए इसको हिंदी में ये, सॉरी इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं और इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। देखते हैं ये नेक्स्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, अब आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पैट्रिमनी, पैट्रिमनी जो वर्ड है इसकी बात कर रहे हैं। पैट्रिमनी के लिए आपको यूज करना है कौन कौन सा यूज करेंगे, पैतृक संपत्ति ही क्या होता है, पैट्री, बिल्कुल भाई। उसके बाद में पुरानी संपत्ति, एक और कुछ नहीं, ओल्ड प्रॉपर्टी है, ओल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद में है आपका अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे भाई घर वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं अचल संपत्ति, तो अचल को इंग्लिश में बोलते हैं इमूवेबल, इनमूवेबल, और आगे प्रॉपर्टी वापस वर्ड आ जाएगा।
फिर देखते हैं लिखा है क्रय संपत्ति। क्रय संपत्ति जो है वो है बायबल या आप कह सकते हैं परचेजिंग प्रॉपर्टी, जो परचेज करने लायक प्रॉपर्टी होती है उसको अपन बोलते हैं क्रय संपत्ति। चलिए जब ये देख लेते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिलैटरल, राइट। यूनिलैटरल, इसके लिए आपको बताना इन चारों में से कौन सा है। आप देखेंगे यहाँ लिखा है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय को बोलते हैं अपन बायलैटरल। आपने सुना होगा कई बार नेताओं के बीच में बायलैटरल टॉक्स होते हैं, या हम ज़्यादा बेहतर इसको सुनते हैं जब हम दो देशों के जो नेता हैं उनकी बात कर रहे होते हैं, तो दो देशों के नेता बायलैटरल टॉक्स करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कई बार कहा जाता है कि इनके ये बायलैटरल टॉक्स होने में इन दोनों देशों के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा। चलिए तो जब ये बात क्लियर हो जाती है आगे बढ़ते हैं। द्विपक्षीय जो होता है वो होता है बायलैटरल। बहुपक्षीय होता है आपका मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल निर्विवाद जो है वो क्या होगा कि एक पक्षीय, तो इसका आंसर है यूनिलैटरल, ठीक है ना। एक पक्षीय देखिएगा इसका, एक पक्षीय तो क्या है इसका, आपका आंसर हो जाएगा यूनिलैटरल का। निर्विवाद क्या होता है? निर्विवाद का अर्थ आप कह सकते हैं जैसे अनडिनाइबल, एक और वर्ड अपन लिखते हैं अनडिनाइबल, मतलब जिसको डिनाई ना किया जा सके, ठीक है ना। वैसे विवाद वर्ड को लेके आर्ग्यू से भी बन सकता है, वर्ड आर्ग्यू से भी बन सकता है, इनआर्ग्यूबल। इन दो में से आपको कोई भी वर्ड ग्लॉसरी में दिख सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बबीता 543 बबीता कॉलोनी इज अ टाइप ऑफ, इनमें से भाई वो क्या है, ये हम यहाँ पे। तो भाई ये आप जो देख रहे हैं गाइस, ये ना एक लेटर की हेडिंग का पार्ट है। लेटर की हेडिंग का पार्ट है, ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है लेटर में। एड्रेस वगैरह जो है अपन को जो लिखना होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। ये एड्रेस का एग्जांपल आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यानी ये होगी क्या, हेडिंग। उसके बाद में सैल्यूटेशन जो है, सैल्यूटेशन तो आपको पता होगा इस, वो डियर सर जैसे इस तरह के जो हम लिखते हैं, है ना, डियर फादर, इस तरीके से इनफॉर्मल में अपन डियर फादर लिखते हैं। ये जो है ये सैल्यूटेशन होता है। लेटर में आप जानते होंगे सैल्यूटेशन को इस जगह लिखा जाता है, ये लेटर होता है तो कुछ इस तरह का अपना फॉर्मेट होता है ना। इसमें इस जगह पे लिखा जाता है, आपको याद होगा डियर सर, है ना। बस फिर वही चीज़ होती है अपनी क्या, सैल्यूटेशन। हेडिंग आपने यहाँ पे आती है, आपको पता ही है। इधर एनक्लोजर क्या होता है सर, एनक्लोजर क्या होता है? एनक्लोजर देखिए, जब आप किसी लेटर को भेजते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि उस लेटर के साथ आप कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, और इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ऐड करने के लिए जो है आपको एक पॉइंट मिलता है आपके लेटर में, इस जगह पे लिखा होता है यहाँ पे एनक्लोजर, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लिख देते हैं। मान लीजिए आपने एक आधार कार्ड लगाया, मान लीजिए आपने अपना मूल निवास लगाया, मान लीजिए आपने अपना राशन कार्ड लगाया, मान लीजिए आपने अपना भामाशाह कार्ड लगाया, तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट आप जोड़ रहे हैं मेन जो लेटर है उसके साथ में, तो आप वहाँ पे इसे मेंशन करें। ये बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैटर लिखा हुआ है। मैटर तो क्या बॉडी होता है, बॉडी होती है लेटर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है। ऑफिशियल ऑर्डर, अच्छा सॉरी, दिस इज, एक तो दिखता नहीं यहाँ से, दिस इज एन ऑर्डर विच इज गिवन बाय अ हायर, अच्छा ये ए यहाँ पे है, ध्यान रखना है ना, अ हायर ऑफिसर टू हिज सबऑर्डिनेट्स। कौन सा एक लेटर जो है जिसके अंदर एक ऑर्डर जो है वो दिया जाता है एक हायर सबऑर्डिनेट के द्वारा लोअर सबऑर्डिनेट को, बताइए किसके? ऑफ कोर्स बहुत इजी सी बात है, हायर ऑफिसर के द्वारा लोअर या फिर हिज सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर दिया जाता है वो आपका क्या होता है, ऑफिशियल ऑर्डर होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करी। सब्सक्रिप्शन अपन देखते हैं कई बार ऐसे इस तरीके से, हम जब अपने लेटर के अंदर, लेटर के फॉर्मेट में इस जगह पे कई बार हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। ये सब क्या एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं सब्सक्रिप्शन के। एनक्लोजर अपन ने अभी पीछे पढ़ा है। कम्युनिक की बात अगर करें तो कम्युनिक एक तरह का लेटर होता है भाई। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेटर के टाइप की ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम लेटर का टाइप जो चुन चुके हैं वो कौन सा है, ऑफिशियल ऑर्डर। कम्युनिक जो होता है वो ऐड वगैरह निकालने के लिए होता है, जो पूरी जनता के लिए अखबार में निकलता है, गजट के अंदर निकलता है, ठीक है ना। इसके लिए जो एक कीवर्ड आपको हमेशा याद रखना है वो कौन सा, गजट। तो गवर्नमेंट के गजट में निकले उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिक बोलते हैं।
सीधा सीधा याद कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। योर्स अफेक्शनेटली इज अ टाइप ऑफ कोर्स, अभी थोड़ी देर पहले बात की है। योर्स अफेक्शनेटली जो है वो क्या है, एक तरह का सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद देखते हैं सैल्यूटेशन, पहले बात कर चुके हैं, डियर सर वगैरह ये तो। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है गाइस कॉपी। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? कॉपी। वही है एनक्लोजर के जैसा। भाई अपन कई बार क्या है कि एक लेटर की कॉपी जो है वो साथ में लगाते हैं ये बताने के लिए भाई पहले भी एक लेटर भेजा गया। लेट्स से एक रिमाइंडर की बात अपन करें, पहले एक लेटर भेजा गया था, उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अब आप वापस एक लेटर भेज रहे हैं और उस लेटर के अंदर अगर आप एक कॉपी लगा देते हैं, ये जो कॉपी है वो मेंशन की जाती है इस पॉइंट के अंदर। बस ये होता है ट्रांसक्रिप्शन का ही दूसरा नाम क्या है? कॉपी। आपके लेटर में कॉपी भी वर्ड दिखता है और ट्रांसक्रिप्शन वर्ड भी दिखता है। देखते हैं नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी थोड़ी देर पहले बात की है सब्सक्रिप्शन का एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, थोड़े से कंफ्यूजिंग है। यहाँ योर्स के साथ में अपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, यहाँ योर दिया हुआ है, यहाँ योर्स दिया है, यहाँ यू दिया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको लगा देते हैं, और जो इसमें नहीं फंसते वो इसमें जाके फंसते हैं, जबकि क्वेश्चन का आंसर ये होता है। याद रखें अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा और योर के साथ एस लगाया जाएगा। आगे सिंसियरली वगैरह में कभी एरर नहीं आती। सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली या जिस भी तरह का आप देना चाहते हैं, लवली वगैरह कुछ भी कर दीजिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे ये योर्स आता है सब्सक्रिप्शन के इस एग्जाम्पल को ना भूलें। चलिए तो ये था आपका इंग्लिश सेक्शन। गाइस पेपर 1 के जो हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए अब तक आपने, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आपके पेपर सेट में हैं, तो उन क्वेश्चंस को अब देखते हैं। ये फर्स्ट इसके अंदर जो है, जो पेंडिंग क्वेश्चंस में से है, द ब्लैक एंड डैश व्हाइट डॉग इज माइन, राइट। अगर यहाँ पे आप देखें तो एक बहुत क्लियर हिंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और वो क्लियर हिंट है यहाँ पे ये इज बताता है कि यहाँ पे डॉग जो है वो कितने हैं, एक ही है। और अगर एक डॉग है तो उसके लिए आर्टिकल भी बस एक ही आएगा, उसके बाद में अब कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। इतना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हमें कर लेना था। ऑफ कोर्स अगर हम वहाँ पे द लिखें या फिर कोई आर्टिकल लिखें तो इससे अर्थ ये जाता है कि वहाँ पे 2 डॉग्स हैं। अगर 2 डॉग्स होते हैं तो उनके लिए 2 बार आर्टिकल लिखना होता है, उनके लिए वर्ब भी क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। बस इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे इज लिखा है और ब्लैंक वाले क्वेश्चन में जब भी कुछ लिखा होता है वो सब कुछ सही होता है। तो अगर यहाँ इज है जो कि सही है तो इसका मतलब है हमें अब क्या करना है, वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लैक एंड डैश डॉग व्हाइट डॉग्स आर आर्स। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको ऐसा लगेगा शायद रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है। इस बार जब यहाँ आर लिखा है तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हम जस्ट बिकॉज यहाँ पे द लिखा है इधर भी द को चुन सकते हैं, होने को यहाँ अ भी हो सकता है बट वो मीनिंग थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल्स होगा, बट हम द को अपना आंसर चुनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी द लिखा हुआ है। अब वहाँ पे 2 डॉग्स हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, और उन दोनों डॉग्स के बारे में कहा गया है कि वो हमारे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रुद्र गुप्ता इज डैश एसपी इन CISF वेयर एज हिज सिस्टर मिस किंजल इज अ लेक्चरर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप एसपी से पहले कोई एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो वो कौन सा लिखेंगे? देखिए ए तो आ नहीं सकता, एन आ सकता है, द आ सकता है, जीरो नहीं आ सकता। एसपी काउंटेबल होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। द इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि CISF के अंदर एसपी सिर्फ एक नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम बकायदा यहाँ पे द लिख सकते थे। CISF में जो है एसपी वो बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एसपी से पहले सिर्फ क्या लिख देंगे, एन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा, डन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन वॉज फोर्स्ड टू डैश हिज पोस्ट। ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये है कि भाई आपको इस चीज के लिए जो सेंटेंस है उसमें कौन सा जो पेयर है आप लिख सकते हैं। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। बहुत ईजी है, चाहे इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको एक बार में इसका आंसर पता चल जाएगा। अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद क्या करना पड़ा होगा? भाई देखिए, अगवा करना पड़ा होगा, पद दृढ़ करना पड़ा होगा, दुष्प्रेरण करना होगा या त्यागना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या आपका, एब्डिकेट। अगर इंग्लिश में आता है तो भी हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी में आता है तो भी हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर इस तरह का आता है तो ये आपको कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन, इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू एड्रेस एंड डेट एट द टॉप। भाई फॉर्मल लेटर में आप देखते हैं जो एड्रेस और डेट यहाँ लिखा होता है उसको बहुत ऑब्वियस सी बात है गाइस, हेडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेडिंग। ये रहा। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस, आप सभी ने देखा। आप अपने पेपर 1 के अंदर अपनी की को चेक कीजिएगा, देखिएगा कि अगर आपके सारे आंसर सही हैं
दैट्स ऑल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।